गुड इवनिंग। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ये लेक्चर समझ में आने के लिए आप लोग इस लेक्चर को पक्का देखना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। चलो फिर अभी हम डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है। इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सेंस ऑर्गन को स्टिम्युलस मिलने के बाद न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट होता है। ये इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन एंड फाइनली ब्रेन तक पहुंचना चाहिए। तो ये इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए एक्सन एंड उसका बीच में सिनैप्स मदद करता है। देयरफॉर nerve impulse conduction involves two processes, that is one axonal conduction and second one is synaptic conduction. तो हम पहले देखेंगे एक्सोनल कंडक्शन के बारे में। एक्सोनल कंडक्शन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं। दैट इज वन, जनरली a neuron inside environment is negative and outside environment is positive. For impulse conduction through a neuron, its inside environment must be positive होना चाहिए। A neuron must be in polarized or resting stage to receive a new stimuli. चलो फिर अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सोनल कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, that is electrical message through the axon, is known as axonal conduction. Axonal conduction involves following three steps, that is polarization, depolarization and repolarization. ये क्या होता है आप लोगों को आगे आने वाले स्लाइड में समझ में आ जाएगा। अभी एक न्यूरॉन है, उसे कोई स्टिम्युलस नहीं मिला है। व्हेन देयर इज नो स्टिम्युलस टू द न्यूरॉन, तो इस कंडीशन में आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, पोटासियम एंड सोडियम चैनल क्लोज होते हैं, थोड़ा थोड़ा पोटासियम आयंस लीक आउट होता रहता है। एट द सेम टाइम सोडियम पोटासियम पंप, थ्री सोडियम आयंस को आउटसाइड एंड जस्ट टू पोटासियम आयन को इनसाइड मूव करता रहता है। इट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर मेंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज इनसाइड। Therefore, when the neuron outside environment is positively charged and inside environment is negatively charged, such state of neuron is known as polarized neuron, polarization or polarized state. During polarized state, there is no transmission of impulse through the neuron. इसमें कोई impulse transmit नहीं हो रहा है। Such neuron is known as resting neuron. रेस्टिंग न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट। हम इलेक्ट्रोड लगा के देखे, इलेक्ट्रोड मीटर लगा के देखे तो हमको पता चलेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट। अभी देखो, न्यूरॉन को एक स्टिम्युलस मिला है। व्हेन न्यूरॉन रिसीव्स ए स्टिम्युलस, इस कंडीशन में देर इज नो चेंज इन पोटासियम चैनल, ये जनरली क्लोज ही रहता है, लेकिन इम्पल्स रिसीव होने के बाद सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल ओपन होने के कारण सोडियम आयन
इनसाइड मूव होता है, इनसाइड मूव होके इनसाइड का एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एंड आउटसाइड का एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाता है, देयरबाय डिस्टर्ब करता है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन एंड कॉज करता है डीपोलराइजेशन। ड्यूरिंग डीपोलराइज्ड स्टेट देर इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, देखो यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, देर इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू द न्यूरॉन, सच न्यूरॉन इज नोन एज एक्टिव न्यूरॉन। एक्टिव न्यूरॉन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है प्लस 40 मिली वोल्ट। अभी देखो ये इम्पल्स यहाँ से थोड़ा आगे मूव हुआ है, यहाँ पे देखो या आगे मूव हुआ है, has and when impulse moves forward, the backside portion of the neuron is come to its original polarized state is known as repolarization. During this condition, sodium channels are closed and potassium channels are opened. पोटासियम चैनल ओपन होने की वजह से पोटासियम आयंस आउटसाइड मूव करते हैं, इसके वजह से आउटसाइड का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, इनसाइड का एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है। लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा पोटासियम आउटसाइड मूव होने के कारण, बहुत ज़्यादा पोटासियम आउटसाइड मूव होने के कारण इनसाइड बहुत नेगेटिविटी जनरेट होता है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन एक न्यूरॉन को नया स्टिम्युलस रिसीव करने के लिए हाइपरपोलराइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, इसे पोलराइज्ड स्टेट होना चाहिए। तो एक हाइपर पोलराइज्ड न्यूरॉन को पोलराइज्ड स्टेट को लाने के लिए सोडियम पोटासियम पंप काम करता है। सोडियम पोटासियम पंप 3 सोडियम आयंस को आउटसाइड एंड 2 पोटासियम आयन को इनसाइड मूव करते हुए ऑप्टिमम नेगेटिविटी मेंटेन करता है इनसाइड। वैसा करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, इसे उसे ही हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। टाइम टेकन फॉर सोडियम पोटासियम चैनल to bring back polarized state from hyperpolarized state is known as refractory period। मैं ऑलरेडी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता चुका हूं। द न्यूरॉन मस्ट बी इन पोलराइज्ड स्टेट टू रिसीव अनदर न्यू स्टिम्युलाई। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोनल कंडक्शन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है +40 मिली वोल्ट। हाइपर पोलराइज हुआ तो इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है अराउंड -100 मिली वोल्ट। अभी देखो हमारा इम्पल्स यहां से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच गए। अभी इसे नेक्स्ट न्यूरॉन को जाना है तो कैसा जाएगा? इस दोनों न्यूरॉन के बीच में वायर के जैसा कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो कैसा जाएगा? ये इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन को जाने के लिए सिनाप्स मदद करता है। तो अभी हम देखेंगे सिनाप्स क्या होता है, सिनाप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है एंड सिनाप्टिक कंडक्शन क्या होता है। सिनाप्स a junction between two nerve cells is known as synapse। then what is synaptic cleft? ये गैप दिख रहा है ना, the narrow gap between presynaptic and postsynaptic neuron is the synaptic cleft or synaptic gap। then what is synaptic transmission? Conduction of impulse in the chemical form from one axon to the next axon through the synapse
is known as synaptic transmission. तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसा होते हैं हम इस स्लाइड में देखेंगे. प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स और एक्सॉन टर्मिनल एंड्स होते हैं सिनेप्टिक नोब में. यहाँ पे आप लोगों को छोटे छोटे नोब्स दिख रहा होगा, इसे मैं एनलार्ज करके बताया हूँ. यहाँ पे एक सिनेप्टिक नोब है. सिनेप्टिक नोब्स में होते हैं सेवरल सिनेप्टिक वेजिकल. इस सिनेप्टिक वेजिकल भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा. एट द सेम टाइम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर सेवरल नंबर ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल भी होते हैं. जैसे ही नर्व इंपल्स प्री सिनेप्टिक नोब को पहुंचता है, एक कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम आयन इनफ्लक्स होता है. कैल्शियम आयन इनफ्लक्स होने के कारण सिनेप्टिक वेजिकल आगे मूव होके डॉकिंग प्रोटीन से बाइंड होता है. फाइनली वहां पे सिनेप्टिक वेजिकल ब्रस्ट होके न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में और सिनेप्टिक गैप में. तो अभी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है. अभी देखो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं. ये रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर जाके इस स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स को बाइंड होते हैं. ये बाइंड होने के कारण एक इम्पल्स के जैसा काम करता है. तो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन होता है. वैसा पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होते होते हुए फाइनली इंफॉर्मेशन रीच होता है ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. ये है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. थैंक यू. नेक्स्ट आने वाला लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट इंसेक्टिसाइड.